बच्चों, पिछला जो हमारा क्रोमोसोम का चैप्टर था उसके अंदर हमने बात की थी कि क्रोमोसोम जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उसमें बड़ी भुजा क्या होती है, उसमें छोटी भुजा क्या होती है, उसमें सेंट्रोमियर क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, टीलोमियर क्या है, तथा उसके वर्गीकरण के बारे में जाना था कि उनका वर्गीकरण जो है किस किस आधार पर किया जाता है। क्योंकि हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि उनका वर्गीकरण जो है सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर प्लस वो कहाँ पाए जा रहे हैं उसके आधार पर किया जाता है। उसके साथ हमने एक चीज़ और जानी थी कि जो क्रोमोसोम है उनका निर्माण डीएनए तथा कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना है। साथ ही हमने एक चीज़ पे बहुत जोर दिया था कि क्रोमोसोम जो है वो अत्यंत कुंडलित संरचना है। क्योंकि जब हम डीएनए की बात करते हैं तो हम निश्चित रूप से बात करते हैं कुंडलन की, क्योंकि हमारी शुरुआत ही जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ में ये होती है कि वह एक द्विकुंडलित संरचना है और उस द्विकुंडलित संरचना के द्वारा क्रोमोसोम का निर्माण होता है। लेकिन हमने एक चीज़ कही थी कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से कहीं अधिक कुंडलित संरचना है, तो डीएनए जो है वह और कुंडलित होता है और कुंडलित होने के पश्चात वह एक छोटी इकाई बनाता है जिसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, और न्यूक्लियोसोम से फिर जो है निर्माण होता है क्रोमोसोम का। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। अगर हम इस शब्द की बात करें तो बेसिकली यह शब्द जो है वह दो इकाई से मिलकर बना है। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियो और दूसरा कहते हैं सोम। सोम का अर्थ हम कई पुराने लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि कोई भी संरचना या एनी बॉडी, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द सेल और इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सोम और सोमा। न्यूक्लियो विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट मीन्स समथिंग विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसको हम क्रोमेटिन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। न्यूक्लियोसोम की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यह क्रोमोसोम की संगठन का सबसे प्राथमिक स्तर है। अर्थात कि जब भी क्रोमोसोम का निर्माण होना शुरू होगा तो वह न्यूक्लियोसोम के द्वारा ही होगा। और न्यूक्लियोसोम की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियोसोम का जो निर्माण होता है वो दो चीज़ों से होता है। एक तो होता है डीएनए और दूसरा उसके साथ एसोसिएट होने वाले प्रोटीन या उसके साथ जुड़ने वाले प्रोटीन जो कि क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। क्योंकि जब डीएनए और एसोसिएटेड प्रोटीन जुड़ते हैं तो इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं और इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। क्रोमेटिन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्रोमेटिन जो है वह डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन का मिलके बना होता है। आरएनए हमने इसलिए कहा बिकॉज कि देयर आर सर्टेन रीजन्स इन द न्यूक्लियस जहाँ पे कि आरएनए का निर्माण होता है, जिनको हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और कुछ न्यूक्लियर आरएनए का निर्माण होता है जिनका कि निर्माण वहीं होता है और वहीं वे उपयोग में आते हैं। जो रही बात प्रोटीन्स की, तो इसमें पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स हैं वो दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स और दूसरे को हम कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अर्थात कि क्रोमेटिन का निर्माण जो है वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। अगर हम इसकी हायरार्की देखें कि किस तरीके की चीज़ें होती है, तो पहली चीज़ जो हमने कहा, हम नीचे से चलेंगे। हमने कहा था कि डीएनए और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो मिलकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। अर्थात न्यूक्लियोसोम जो है वो सबसे प्राथमिक इकाई है किसी भी क्रोमोसोम की संरचना की। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स में नॉन हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन्स का। जब हम हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक इन नेचर, अर्थात वे क्षारीय प्रकार के होते हैं। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। और कई बार इन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को हम एक और नया नाम देते हैं जिनको हम कहते हैं HMG। HMG से तात्पर्य हुआ हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन्स। अर्थात जब हम उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जब हम उनको पृथक करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, तो उनका पृथक्करण जो है अपेक्षाकृत तेजी से होता है, इसलिए उसका नाम हमने रख दिया HMG प्रोटीन्स। ये दोनों न्यूक्लियोसोम मिलकर क्रोमेटिन का और क्रोमेटिन मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोन्स की कि हिस्टोन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन की बात, जैसा मैंने कहा कि ये दोनों प्रोटीन जो हैं, हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो क्षारीय होते हैं। अर्थात इनका पीएच जो है वो सामान्यतः 7 से अधिक होता है। और मुख्यतः इसमें दो क्षारीय अमीनो अम्ल आर्जिनिन और लाइसिन दोनों अधिकता से पाए जाते हैं। जिन भी प्रोटीन्स में आर्जिनिन, लाइसिन या कोई अन्य बेसिक प्रोटीन जो है, बेसिक अमीनो एसिड जो है वो अधिकता से पाया जाता है, तो वो प्रोटीन जो है वो क्षारीय प्रकार के हो जाते हैं। शरीर के पीएच पे वो सामान्यतः धनात्मक होते हैं। उनके ऊपर जो है वो धनात्मक चार्ज होता है या धनात्मक आवेश होता है, और वो जो है वह ऋणात्मक आयनों के साथ में जुड़ सकते हैं। और इसीलिए ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वह
हमारे न्यूक्लिक अम्ल जो कि ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं उनके साथ में बंध बना लेते हैं और उसके द्वारा जो है एक अत्यंत संघनित संरचना का निर्माण करते हैं। जब हम हिस्टोन प्रोटीन के प्रकार की बात करते हैं तो हम कहते हैं मूलतः ये जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। वैसे तो अगर हम कहें तो H1, H2, H3, H4 प्रकार के होते हैं, लेकिन H2 की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि H2 स्वयं जो है वह 2 प्रकार का होता है, H2A और H2B। जब H2A और H2B की बात करते हैं तो हम इनको पृथक हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार टोटल 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, अर्थात H1, H2A, H2B, H3 और H4, जो कि करीब करीब सारी यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। और एक खास बात यह है कि ये जो प्रोटीन्स हैं पांचों हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो पांचों वो संरक्षित है, अर्थात कि इनकी संरचना जो है या इनमें अमीनो एसिड का क्रम जो है वह संरक्षित है। वह उन जीवों में अर्थात प्रोटोजोआ में और मनुष्य की अगर हम बात करें तो इनमें जो है वो संरक्षण पाया जा रहा है। उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया समय के साथ में, या इवोल्यूशन के साथ में बहुत कम परिवर्तन आया। लेकिन इनके अंदर अगर हम बात करें कि इन पांचों में जो है अगर हम बात करें तो इन पांचों में जो है वह H2A, H2B, H3 और H4 अधिक संरक्षित है बनिस्पत की H1 के। उसका भी कारण है क्योंकि H1 जो है वह कई बार जो है वह जोड़ने के काम में आता है, लूजली कनेक्टेड होता है। तो इस कारण जो है यह अन्य चीज़ों के साथ में जो है वह ज़्यादा संपर्क में आता है, और जब ज़्यादा संपर्क में आता है क्योंकि ये ढका हुआ नहीं होता, ज़्यादा संपर्क में आता है तो संभावना बढ़ जाती है कि इसमें म्यूटेशन बन जाए और म्यूटेशन होने के कारण संरक्षण की जो प्रवृत्ति है वह कम हो जाए। एक खास बात और कहना चाहूँगा कि सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, जिसको कि हम यीस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे लिए एक फंगस है या एक कोशिकीय फंगस है, उसमें H1 अनुपस्थित होता है। तो यदि आपसे कभी किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि H1 किस में अनुपस्थित होता है तो आपको निश्चित रूप से यीस्ट या सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी के ऊपर टिक करना है, क्योंकि वही इसका उत्तर है और ऐसे प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है। आगे अगर मैं बात करूं तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की, जैसा मैंने आपको कहा था कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है उनको हम एसिडिक प्रोटीन्स भी कहते हैं या HMG प्रोटीन्स भी कहते हैं, और वो जो हैं वो बहुत सारे कार्यों में योगदान देते हैं, कोशिका के अनेक कार्यों में योगदान देते हैं, जिनमें से DNA रेप्लिकेशन और जीन का एक्सप्रेशन एक प्रमुख कार्य है। और DNA रेप्लिकेशन की बात हम शायद फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं कि फर्स्ट ईयर में हमने बात की थी कि DNA रेप्लिकेशन जो होता है वह DNA का स्व प्रतिलिपिकरण होता है, और जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो अर्थात जीन जो है उसका RNA में परिवर्तन और उसके पश्चात जो है उसका ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा उसके द्वारा बनने वाला प्रोटीन जो है या उसके द्वारा जो फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो कि DNA रेप्लिकेशन के अंदर और जीन एक्सप्रेशन के अंदर आती है। प्लस जैसा हमने पिछली बार कहा था कि जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो कंजर्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स या नॉन एसिडिक प्रोटीन्स जो हैं दे आर नॉट एज कंजर्व्ड एज द हिस्टोन प्रोटीन्स आर, अर्थात वो जो है वो ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कि प्रोटोजोआ में अलग होंगे, एस्केलमेंथीज में अलग होंगे, बर्ड्स में अलग होंगे, मैमल्स में अलग होंगे, अर्थात वह जो है वह फाइलम या क्लास के अनुरूप जो है उसके अंदर प्रवृत्ति पाई जा सकती है। अब जब इन सब की बात करते हैं तो इन सबको मिला के आर्थर कॉरनबर्ग ने सन 1974 में न्यूक्लियोसोम का मॉडल दिया था। और न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है ऐसा मॉडल है जो कि ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर आज हम बात करें तो इट इज़ 46 ईयर्स ओल्ड, और 46 साल में इसने अपनी पैठ बना ली, बिकॉज कि यह कहीं बहुत सारी वैज्ञानिकों की अपेक्षाओं पे खड़ा उतरा, तो इस कारण से जो है वह क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वह 46 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। यहाँ अगर हम क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम इस क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन में इसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। बेसिकली जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दीज आर द हायरार्कीज ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, और हम 3 हायरार्की मानते हैं, और उसको हमने यहाँ पे 3 भागों में, जिसको कि हम फर्स्ट लेवल पैकेजिंग कहेंगे, सेकंड लेवल पैकेजिंग कहेंगे और थर्ड लेवल पैकेजिंग जो है उसकी बात करेंगे, और फाइनल लेवल पैकेजिंग हम उसको कहते हैं। एक चीज़ हम यहाँ जो जानना चाहते हैं या जो मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा उसमें 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो ये है कि जो फर्स्ट लेवल पैकेजिंग जो है दैट इज़ अ बीड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। बीड लाइक स्ट्रक्चर इज समथिंग जो कि हमारी एक मोती की माला के समान संरचना जो होती है, जो मोती की माला सामान्यतः हम उपयोग में लाते हैं, वैसी जो संरचना है उसको हम बीड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। जब हम
न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं या क्रोमेटिन के एकदम प्राथमिक संरचना की बात करते हैं तो दैट इज़ अगेन अ बीट लाइक स्ट्रक्चर और जिसको कि हमने न्यूक्लियोसोम कहा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो होती है दैट इज़ कॉल्ड एज पैकेजिंग रेशो। पैकेजिंग रेशो होता क्या है? अगर हम यहाँ बात करें कि व्हाट इज़ द पैकेजिंग रेशो, तो पैकेजिंग रेशो की अगर हम बात करें तो होता क्या? तो हम यहाँ पे पैकेजिंग रेशो से एक चीज़ कहते हैं कि इकाई दूरी के अंदर अगर किसी चीज़ को लपेटा जाए या किसी चीज़ को समाहित किया जाए तो वो जो है वो कहलाएगा पैकेजिंग रेशो। हम यहाँ कहें कि एक इकाई दूरी में कितना डीएनए समाहित होता है तो वो उस डीएनए का पैकेजिंग रेशो होगा। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको आसान करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर लकड़ी का टुकड़ा है और उसके ऊपर अगर हम धागा लपेटने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरीके का पैकेजिंग रेशो आएगा। कैसे अलग अलग तरीके का पैकेजिंग रेशो आएगा? अगर हम कहें कि सिर्फ हम एक लेयर बनाते हैं, अगर कोई उसके ऊपर सिर्फ एक टर्न देता है, धागे को एक लपेटता है या एक कॉइल लपेटता है तो वो हो जाएगा उसका 1 के आसपास। कोई 2 टर्न दे सकता है, कोई 3 टर्न दे सकता है और अगर कोई बहुत पास-पास लपेटेगा तो उसमें एक अच्छी खासी लंबाई का धागा उसके अंदर लपेट सकता है। जैसे कि अगर हम कहें जो हमारे पास धागे की रील आती है या जिसको हम सामान्य भाषा में गिट्टक कहते हैं, उसके ऊपर लपेटा हुआ धागा जो है वो 400 मीटर का होता है या 500 मीटर का होता है तो दैट इज़ अ पैकेजिंग रेशियो ऑफ 1:400 बिकॉज़ कि एक निश्चित दूरी के अंदर जो है वो 400 मीटर धागा लपेटा हुआ। कुछ-कुछ इसी प्रकार का डीएनए के अंदर भी होता है कि उसके अंदर 1 माइक्रोमीटर की दूरी के अंदर 1 माइक्रोमीटर के एक्सिस के ऊपर करीब 6 माइक्रोमीटर डीएनए जो है वो कुंडलित होता है और 6 माइक्रोमीटर डीएनए कुंडलित होता है तो उसको हम कहते हैं पैकेजिंग रेशियो ऑफ 6 बिकॉज़ कि वहाँ पे 1 के ऊपर 6 का अनुपात है तो वो सारी चीज़ें हैं। और यह जो अगर हम कहें तो दिस इज़ एप्लीकेबल टू बोथ यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन संरचना में और हेटेरोक्रोमेटिन संरचना में भी यह उतना ही कायदे का होता है, उतना ही होता है। अब जब हम बीट रेशियो की बात करते हैं या बीट लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये बीट लाइक स्ट्रक्चर जो है वह 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का 8 हिस्टोन प्रोटीन अर्थात कि 2 इकाई हर एक की 2 इकाई हर एक की अर्थात H2A की 2 इकाई, H2B की 2 इकाई, H3 की 2 इकाई और H4 की 2 इकाई, इन दोनों का मिलके बना होता है। अगर हम यहाँ इस चित्र के अंदर देखते हैं जहाँ पे कि हमने कहा तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो दिखता है उसमें H2A की 2 इकाई है, H2B की 2 जो ऑरेंज कलर के हैं वो H2A है, H2B पिंक कलर का है, H3 हमारा ब्लू कलर का है और H4 जो है वो हमारा ग्रीन कलर का है। तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो बनता है हमारे पास, ये जो संरचना बनती है इसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और इस हिस्टोन ऑक्टामर बिकॉज की हर एक की 2 इकाई है तो 2 इंटू 4 अर्थात 8 इकाई हो गई और 8 होते ही हम ग्रीक भाषा में उसको ऑक्टा कहते हैं। वो ऑक्टामर होते ही जो हिस्टोन का बना हुआ है उसके ऊपर 146 बेस पेयर का डीएनए इसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। अर्थात एक हिस्टोन ऑक्टामर है उसके ऊपर 140 बेस पेयर का डीएनए लगा रहता है। उस डीएनए के ऊपर की तरफ या उसके ऊपर जो है वो H1 बाहर की तरफ, जो 146 अगर हम कहें तो ये जो 146 जो नीले कलर का डीएनए लिपटा हुआ है इस ऑक्टामर में, इसके ऊपर H1 जो है वो उसके ऊपर आके पॉइंट करता है। अर्थात अगर हम ये कहें तो वो उसके दोनों सिरों को, अगर हम यहाँ इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे इसने दोनों सिरों को जो है वो सिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हिस्सा जो है इसका एक है, ये दूसरा हिस्सा है डीएनए का जो कि 146 बेस पेयर का है और इस 146 बेस पेयर के डीएनए को इस H1 ने सील कर रखा है। अर्थात दोनों एक जगह पे बंध जाते हैं, उसको H1 जो है अपनी जगह से हिलने नहीं देता। तो H1 का काम है ये सीलिंग एजेंट की तरह काम करता है और चूंकि ये बाहर की तरफ है, क्योंकि हमने जो पिछली बार कहा था तो हमने कहा कि ये जो H2A, B3 और 4 जो है वो कंजर्व ज़्यादा होते हैं बनिस्बत की H1 के, क्योंकि ये चारों जो हैं वो आपस में एक ऑक्टामर की फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑक्टामर की फॉर्म में तो ये कंजर्व्ड है, जबकि H1 हमने कहा था कि अपेक्षाकृत एक्सपोज होता है और एक्सपोज होने के कारण इसमें वेरिएशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये लेस कंजर्व्ड है बनिस्बत की इन चारों के। तो यहाँ पे एक बड़ा फ़र्क ये आता है। तो ये जो संरचना है हमारी इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। जब हम सेकंड लेवल के ऊपर जाते हैं तो सेकंड लेवल में क्या होता है कि ये जो हमारा न्यूक्लियोसोम था वो न्यूक्लियोसोम जो है दिस इज़ वन न्यूक्लियोसोम एंड दिस इज़ अनदर न्यूक्लियोसोम, कि ये हमारे पास दो न्यूक्लियोसोम है और दोनों न्यूक्लियोसोम जो है वो आपस में एक डीएनए की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं एंड दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज लिंकर डीएनए। इसको हम जो है वो लिंकर डीएनए कहते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एलडी दूंगा इसको नाम,
क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ज़्यादा यहाँ लिखने के लिए, तो मैंने इसको लिंकर डीएनए नाम दिया। और ये लिंकर डीएनए जो होता है वो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ के रखता है। एंड दिस लिंकर डीएनए, ये जो हमारा लिया उसका आकार जो है वो करीब 80 बेस पेयर होता है। अगर हम कहें तो 80 बेस पेयर लंबा होता है। तो टोटल न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करें तो 40 को अगर हम इधर गिन लें, 40 को अगर हम इधर गिन लें, क्योंकि 80 बेस पेयर का लिंकर डीएनए, तो 146 प्लस 40 दैट मीन्स रफली अराउंड 180। और यही हम कहते हैं कि हिस्टोन जो होता है या न्यूक्लियोसोम जो होता है उसमें 180 से 200 बेस पेयर होते हैं। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और आगे की तरफ होती है। आगे की तरफ ये होती है जो हमारा न्यूक्लियोसोम है, बिकॉज कि हमने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियोसोम का पहला है और ये हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोसोम है। ये दो न्यूक्लियोसोम के अणु हैं। ये दोनों न्यूक्लियोसोम के अणु जो हैं ऐसे एक श्रृंखलाबद्ध हो जाते हैं, ये माला के रूप में होते हैं और इस माला को वापस कुंडलित कर दिया जाता है। ये वापस कुंडलित हो जाती है तो जो हमारा न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर था वो एक अलग संरचना में आ जाता है, पुनः कुंडलन होकर, जिसको कि हम कहते हैं 30 नैनोमीटर फाइबर। क्योंकि इसके अंदर कुंडलन जो है वो दोबारा होने लगता है, वो माला को अगर हम वापस कुंडलित करने लग जाए तो वैसी स्थिति आ जाती है। दिस इज कॉल्ड एज 30 नैनोमीटर फाइबर। और इसके अंदर जो है कि एक सॉलिनॉइड जो हमारे पास एक जो बनती है उसके अंदर 6 न्यूक्लियोसोम पर टन होते हैं, कि एक बार में 6। अगर हम कहें तो 6 कैसे हुए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो एक टर्न जब बनता है तो इसके अंदर हम कहते हैं कि 6 टर्न हुए। और ये 6 टर्न जो हैं वो हमारे जो है वो एक सोलेनॉइड को बनाते हैं। और यहाँ पे जो पैकेजिंग रेशो हमारा पिछली बार 6 था वो बढ़ के 40 हो जाता है, अर्थात 6 जो हुए अर्थात कितने हो गए, 40 की। तो अगर हम कहें कि 6 है तो 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो 36 टाइम तो होना ही है, प्लस उसके साथ में जब 80 बेस पेयर और जुड़ जाता है तो वो हमारे पास जो है वो 40 माइक्रोमीटर का डीएनए जो है उसके चारों तरफ हो जाता है। क्योंकि हमने कहा 6 है तो 6 इंटू 6 36 और 4 और बढ़ जाता है तो 36 और वो उसकी जगह 40 हो जाता है। प्लस हिस्टोन जो है वो H1 जो है वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जैसा मैंने कहा कि H1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि पहला काम तो ये करता है कि वो 146 बेस पेयर वाला जो हमारा डीएनए है उसको सील करने का काम करता है, कि वो वहाँ पे सील कर देता है। प्लस दूसरा जो 80 बेस पेयर वाला जो हमारा लिंकर डीएनए है वो लिंकर डीएनए भी जो है इसके कारण पे अपने स्थान पे मौजूद रहता है। तो जब इस तरीके की चीज़ होती है तो वो इसके साथ में होता है। तो हमारा जो अगला जो H1 का जो काम है, जो हर बार हम कहते हैं कि वो इसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। दूसरी चीज़ जो हमने इसमें सीखी दैट इज़ 30 नैनोमीटर फाइबर जो है उसके अंदर इसका निर्माण होता है। अब हमारे पास तीसरे लेवल की पैकेजिंग है जिसको कि हम कहते हैं फाइनल लेवल पैकेजिंग, अर्थात जो हमारे पास इससे पहले वाली जो संरचना थी जिसमें 30 नैनोमीटर की बात करते हैं तो उसमें और कुंडलन हो जाता है। और वो कुंडलन जो है वो कुंडलन इतना हो जाता है कि जो हमारा पैकेजिंग रेशियो 40 था या 40 था, वो 40 जो है वो बढ़ के 1000 हो जाता है। वो 40 वाला जो है वो बढ़ के 1000 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो हमारे पास ये जो कुंडलन बढ़ के हुआ वो 1000 हो गया। और उसके बाद माइटोटिक अवस्था में अगर हम डीएनए की क्रोमोसोम की बात करें तो उस माइटोटिक अवस्था में हमारे पास क्रोमोसोम का जो पैकेजिंग रेशियो जो होता है वो करीब 10,000 हो जाता है। तो अर्थात धीरे 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 जो है ये बढ़ता रहता है और अल्टीमेटली जो है हमारे पास एक फाइनल जो पैकेजिंग जो आती है उसके कारण जो है 700 नैनोमीटर का एक स्ट्रक्चर जो है वो हमको क्रोमेटिन जैसी संरचना देता है। और क्रोमेटिन जो है उसके अंदर धीरे धीरे जब उसमें और कुंडलन होता है तो वो हमको डीएनए की क्रोमोसोम की शक्ल में दिखाई देना शुरू कर जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये तो बात हुई हिस्टोन की। तो हिस्टोन की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हिस्टोन जो है वो न्यूक्लियोसोम की पैकेजिंग में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्रोमेटिन को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। प्लस दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एक काम और करते हैं कि जो प्रोटीन और डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है क्रोमेटिन का उसको स्टेबलाइज करते हैं। और वो जो स्टेबलाइज करते हैं वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स के साथ में कहलाता है। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो उनमें हायर पैकेजिंग रेशियो जो है कोशिकाओं के अनुरूप जो है हायर पैकेजिंग रेशियो जो है वो अलग अलग हो सकता है। अगर हम बात कहें तो स्पर्म कोशिकाएं जो होती है या स्पर्म सेल जो होती है उसके अंदर जो है वो पैकेजिंग रेशियो जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। दूसरा आर्किया जो समूह है जो कि हम कहते हैं प्रिमिटिव समूह है, क्योंकि जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तब आर्किया की बात करते हैं तो उसके अंदर भी जो है वो पाया जाता है कुछ इस तरीके की चीज़ें।
अगर हम इन सब की एक साथ बात करें कि कैसे ये सारी चीज़ें होती, तो हम एक डायग्राम से समझना शुरू करेंगे, जो कि हमने पहली स्लाइड में देखा। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने कहा कि 3 लेवल हमारे पास है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहले लेवल की बात की थी हमने, तो दैट इज नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल है हमारे पास और वो हिस्टोन के साथ में बंधा हुआ होता है। दिस इज फर्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और इसको हमने पिछली जो हमारी स्लाइड थी उसमें हमने कहा कि दिस वाज द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर कि हमारे पास हिस्टोन का ऑक्टामर है, लिंकर डीएनए है, H1 है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ। सेकेंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वी रिसीव द और वी हैव द 30 नैनोमीटर फाइबर। और 30 नैनोमीटर फाइबर जो है, जिसका कि पैकेजिंग रेशियो जो है हमने कहा कि 40 के आसपास हो जाता है, जो कि पहले के ऊपर 6 था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 30 नैनोमीटर फाइबर जो है हमारे पास, वो लूप के फॉर्म में बन जाता है और वो लूप जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है, दिस कम्स टू दिस। तो नाउ वी कम टू द सेम पॉइंट, जहां हमने पिछली बार उल्टा शुरू किया था, अब मैं वापस ऊपर से नीचे जो प्रॉपर तरीका है उससे शुरू करूँ। क्रोमोसोम इज कंपोज ऑफ क्रोमेटिन, देन न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम इज कंपोज ऑफ डीएनए एंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, एंड देयर आर 2 बाइंडिंग प्रोटीन्स व्हिच इज कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन एंड हिस्टोन। एंड आई गेस आप लोगों को यहाँ पे समस्या नहीं होगी कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। अब जब हम बात कर रहे थे तो हमने एक जगह बात की थी कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की बात की थी हमने, कि क्या हेट्रोक्रोमेटिन है, क्या यूक्रोमेटिन है। हमने वहाँ बात नहीं की थी, हमने सिर्फ यहाँ के लिए छोड़ा था, आगे के लिए छोड़ा था कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, क्योंकि हमने जब वहाँ बात की थी तो हमने पैकेजिंग रेशियो के साथ में बात की थी और हमने कहा कि ये समान रहता है। यूक्रोमेटिन की बात करें तो बेसिकली जब भी हम न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं या किसी कोशिका को हम किसी एक अभिरंजक के द्वारा स्टेन करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ केंद्रक को या डीएनए को स्टेन करता है, तो हमको उस कोशिका के अंदर 2 तरीके के स्टेनिंग पैटर्न मिलते हैं। वन स्टेनिंग पैटर्न इज कंपैरेटिवली लाइट इन कलर एंड अनदर इज डार्क इन कलर। और जो लाइट इन कलर और जो डार्क इन कलर होता है, वो उसके अंदर पाए जाने वाले डीएनए के प्रकार के कारण होता है, कि उसका जो डीएनए का जो प्रकार है, कि वो डीएनए उसके अंदर कैसा मिल रहा है, उसके आधार पे जो है उसके अंदर उसका अभिरंजक होता है। जो लाइट कलर स्टेन होता है उसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन। उसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, एंड बेसिकली दैट कंटेन अ सिंगल कॉपी ऑफ जेनेटिकली एक्टिव डीएनए। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर में किसी भी डीएनए की 2 कॉपी होती है, बट जेनेटिकली एक्टिव अर्थात वह आनुवंशिक रूप से सक्रिय है, तो उसकी एक कॉपी होती है, तो वो जो है वो यूक्रोमेटिन कहलाता है। दूसरा, यह यूक्रोमेटिन का आकार, प्रकार, माप, ये सारी जो है, ये सारी चीज़ें निर्भर करती है कि उस कोशिका के जीवन चक्र के अनुसार। कोशिका के जीवन चक्र में किसी समय यूक्रोमेटिन की मात्रा कम हो सकती है, किसी समय जो ज़्यादा हो सकती है, और वो जो है वो उसके साथ में वो जीन रेगुलेशन वाला जो हिस्सा होता है या जीन को रेगुलेट करने की चीज़ें जो है वो उसके साथ में होती है। जब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे या अगले लेक्चर्स की तरफ जाएंगे, जब हम जीन रेगुलेशन की बात करेंगे, तब हम सारी चीज़ों की बात करेंगे कि जीन रेगुलेशन क्या होता है, कैसे होता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इंटरफेज अवस्था जो होती है सेल साइकिल की, उसके अंदर ये डीकंडेंस हो जाते हैं और यूक्रोमेटिन जो है वो लीडिंग जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड डीएनए रिप्लिकेशन हो जाता है। अर्थात कि जब इंटरफेज अवस्था आती है तो हमको सारा जो डीएनए मटेरियल उसके अंदर है, वो सारा मटेरियल, डीएनए मटेरियल जो है, हमको यूक्रोमेटिन की फॉर्म में दिखता है, हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में नहीं दिखता है। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे और क्या बात करना चाह रहा हूँ मैं। दूसरी अवस्था जो है उसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो है, एमिल हेड्स ने बताया था कि क्या होता है। जैसा मैंने कहा, ये उसके विपरीत है, कि जब हम पहले बात करी तो हमने कहा कि लाइटली स्टेन जो होता है वो यूक्रोमेटिन कहलाता है और हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होता है और गहरे रंग का स्टेन होता है। इसके साथ में एक चीज़ खास बात होती है कि इसकी जो रिपीटेटिव डीएनए जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और इस कारण से इसका कंडेंसेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हम इसको पहचान सकते हैं और ये मूलतः 2 तरीके का होता है। एक को हम कहते हैं फैकल्टेटिव और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो पूरी सेल साइकिल की अवस्था जो होती है उसके अंदर जो कंडेंस्ड डीएनए जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव। हेट्रो और फैकल्टेटिव की अगर हम बात करें तो जो कि परिवर्तित हो सके, कि कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे कि हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो परिवर्तित हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव। तो जो परिवर्तित ना हो वो हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव और जो परिवर्तित हो सके वो कहलाता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। अगर हम इस चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो जो लाइटली स्टेन्ड है, अगर इस कोशिका की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो यहाँ दिख रहा है, जो कि डार्कली स्टेन्ड है। यूक्रोमेटिन जो है वो लाइटली स्टेन्ड है। यह एक ईएम से लिया गया न्यूक्लियस का चित्र है। ये जो हल्का रीजन है जहाँ पे लाइटली स्टेन्ड है,
ये जो रीजन है, चाहे ये रीजन कहूँ जहाँ पे हल्का स्टेन आ रहा है, वो सारा जो है वो है यूक्रोमेटिन। लेकिन अगर मैं बात कहूँ कि डार्क रीजन की बात करूँ, दिस इज डार्क, दिस इज डार्क, दिस इज डार्क, तो ये है हेटेरोक्रोमेटिन। ऑब्वियसली ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है वो न्यूक्लियोसोम का है, और यहाँ जो हमको दिख रहा है दैट इज बार बॉडी। ये एक फीमेल है और यहाँ पे जो है वो बार बॉडी दिख रही है, मैमल फीमेल है। अगर हम बात कहें तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन जो है, जो हमने कहा था पहले डेफिनेशन ली, और कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन में क्या अंतर रहता है, तो अगर हम कहें कि वो टीलोमियर के आसपास, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो टीलोमियर के आसपास पाया जाता है और सेंट्रोमियर के आसपास पाया जाता है, और डिस्टल आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम इन मैमल्स के अंदर पाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन जो है उसके अंदर अपेक्षाकृत कम जीन होते हैं, और वो जो जीन है वो सामान्यतः इनएक्टिव होते हैं, और इनएक्टिव जो है वो पास वाले जीन को भी इनएक्टिव कर देता है। तो अपेक्षाकृत इसको अगर हम कहें तो हेटेरोक्रोमेटिन जो है बेसिकली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इनएक्टिव, और ये जब पास वाले जीन को या उनके प्रभाव को इनएक्टिव करता है तो वो सारी चीज़ जो है वो पोजिशनल इफेक्ट कहलाती है। कल ही मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ इस तरीके की चीज़ पूछी थी हमारे गुरुजी ने कि क्या चीज़ होती है, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ पोजिशनल इफेक्ट। हालांकि मैंने उसमें जवाब नहीं दिया था, मुझे पता था कि कुछ चीज़ें हम अलग तरीके से, तो इनएक्टिवेशन की जब बात होती है कि पास वाले को जब वो इनएक्टिव कर देता है या पास वाले जीन के ऊपर प्रभाव डालता है और उसको इनएक्टिव करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पोजिशनल इफेक्ट। तो वहाँ पे पोजिशन इफेक्ट की बात आती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को भी रोकता है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को भी रोकता है। दैट मीन्स कि अगर हम कहें तो ये कंजर्वेशन को बढ़ावा देता है, कि उसके अंदर विविधता को बढ़ावा नहीं देता, तो ये कंजर्वेशन को बढ़ावा देता है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को भी रोकता है। दूसरा, अगर हम फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें तो बेसिकली यह इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग द सर्टेन फेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल, की कुछ अवस्थाओं में ये इनएक्टिव हो जाता है और कुछ डिफरेंशिएटेड सेल्स में इनएक्टिव हो जाता है। एक शब्द हम काम लेते हैं, हालांकि वो आपके शायद अगली कक्षा में या पीजी में जब पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डोजेस कंपनसेशन। डोजेस कंपनसेशन जो है बेसिकली इट इज रिलेटेड और समथिंग विद द एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात कहें तो जो एक्स क्रोमोसोम जो है वो अगर हम पुरुषों में कहें तो उसके अंदर एक्स होता है, वो इनएक्टिव होता है, तो वो दैट इज वन थिंग कि वो उसके साथ में, तो इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम जो है दैट इज कॉल्ड एज डोजेस कंपनसेशन। यहाँ पे अगली जो हम इसके साथ में बात करेंगे उसको हम सी वैल्यू कहते हैं। सी वैल्यू इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ सेल, कि कितना उसके अंदर जो अमाउंट है डीएनए का या कितनी मात्रा किसी कोशिका में है, तो दैट इज कॉल्ड एज सी वैल्यू। सामान्यतः अगर हम कहें तो एक हैप्लॉइड सेल के अंदर, चाहे वो पुरुष है तो उसके स्पर्म के अंदर, और मादा है तो या फीमेल है तो उसके एग में कितना डीएनए पाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सी वैल्यू। सोमेटिक सेल के साथ में भी इसको हम लेते हैं कि पर हैप्लॉइड सेल जो होता है उसके साथ में उसको हम कहते हैं सी वैल्यू। सोमेटिक सेल की जब भी हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वो सी वैल्यू जो है वो दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2C, और जब हम डिप्लॉइड सेल की बात करते हैं या सोमेटिक सेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं 2C, क्योंकि हैप्लॉइड सिंगल है इसलिए सी है और डिप्लॉइड 2 है तो इसलिए। कई बार क्या होता है कि कुछ जीवों के अंदर, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जीव का आकार जितना छोटा है उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए उतना ही कम होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कुछ जीव जो कि प्रिमिटिव टाइप के हैं या उनका आकार छोटा है, उनमें अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है बनिस्पत की मनुष्य में। अगर हम ऐसे सोचें तो मनुष्य जो सबसे ज़्यादा एडवांस एनिमल हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा डीएनए पाया जाना चाहिए, परंतु प्रत्येक कोशिका के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। कुछ जीवों में जो है वो अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो दैट इज कॉल्ड एज सी वैल्यू पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास, कि अगर किसी चीज़ में विरोधाभास आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स, और वहाँ पे जब वो चीज़ होती है तो दैट इज कॉल्ड एज सी वैल्यू पैराडॉक्स। तो कुछ जीवों में जो है वो इस तरीके की स्थिति आती है। सी वैल्यू पैराडॉक्स की बात करूं तो अमाउंट ऑफ डीएनए पर जीनोम जो है वो उनकी इवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में नहीं होता। जैसा मैंने कहा कि चूँकि मनुष्य जो है सबसे इवॉल्व माने जाते हैं तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं।
दूसरे मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूँ तो हर एक के साथ में अलग-अलग होता है। जैसे अगर हम बात कहें तो सिनोरैप्टिस एलिगेंस एक निमेटोड है व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ सिनोरैप्टिस एलिगेंस। सिनोरैप्टिस एलिगेंस में जो है वो जो डीएनए है वो करीब-करीब ई कोलाई का 20 गुना ज़्यादा पाया जाता है। तो एक बार ऐसा लगता है कि यूकेरियोट्स में ज़्यादा होना चाहिए। और करीब-करीब ई कोलाई में 3 पिको सैलामेंडर जो है उसके अंदर करीब 700 गुना ज़्यादा पाया जाता है और करीब-करीब 84 पिकोग्राम। लेकिन अगर मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में पर हैप्लॉइड जीनोम जो है वो 3 पिकोग्राम पाया जा रहा है। तो फ़र्क इतना है कि कुछ जीवों में अत्यंत ज़्यादा है, कुछ जीवों में अत्यंत कम है। तो इस तरीके की जब चीज़ आती है तो इसको समझने के लिए हम एक बहुत कार्टून का इस्तेमाल करते हैं व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ अनियन टेस्ट। अनियन टेस्ट जो है वो अलग-अलग जीवों में जो है वो कितनी मात्रा है डीएनए की उनकी हैप्लॉइड कोशिकाओं में, उसको हमने अनियन टेस्ट नाम दिया। अनियन टेस्ट की अगर हम बात करें कि कौन जीतता है तो यहाँ पे मनुष्य और अनियन अर्थात प्याज की बात करते हैं तो यहाँ निश्चित रूप से प्याज जीत जाता है बिकॉज कि उसके अंदर जो है वो करीब-करीब मनुष्यों से 5 गुना ज़्यादा डीएनए है उनकी हैप्लॉइड सेल में। अगर मैं कहूँ कि हमारे में था 3 पिकोग्राम तो यहाँ 5 पिकोग्राम है, तो 15 पिकोग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर मैं सैलामेंडर की बात कहूँ और वेस्ट फर्न की बात करूँ तो सैलामेंडर ज़्यादा है, जबकि वेस्ट फर्न जो है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस और इन सारी चीज़ों में देखो तो सैलामेंडर उससे आगे की तरफ रहता है, तो वो उसके साथ में है। दिस इज़ वन थिंग जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कितना विरोधाभास है। एक ग्राफ अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ आप देखें तो हर एक के साथ में जीनोम साइज़ का कंपैरिजन करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर अगर हम कहें तो करीब 4.1 मिलियन अर्थात 41 लाख बेस पेयर पाए जाते हैं। अब जब मनुष्य की बात करता हूँ तो करीब 3.1 बिलियन, इससे करीब 100 गुना बिलियन, तो फ़र्क यहाँ आ रहा है। लेकिन अगर हम जीन की बात करते हैं तो हर एक में अलग-अलग पाए जाते हैं। जैसे चूहों की बात करता हूँ तो चूहों में 22.5 से 30,000 जीन पाए जा रहे हैं। तो दिस इज़ वन कंपैरिजन जिसके आधार पे हम मनुष्य को इवॉल्व कहते हैं। बट यहाँ पे जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ जो डीएनए की मात्रा है जिसमें 3.1 बिलियन बेस पेयर है और यहाँ पे 41 लाख है, अर्थात मैं ऊपर कहूँ तो 3.1 अरब और नीचे की तरफ कह रहा हूँ 41 लाख, तो कितना फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो यहाँ जो है वो मैमल्स के अंदर जो साइज़ ऑफ जीनोम है बेस पेयर है या उसके अंदर पाए जाने वाला डीएनए जो है वो निर्भर नहीं करता कि उसके अंदर कितना डीएनए पाया जा रहा है, डीएनए की मात्रा कितनी है, वह उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे निर्भर करता है कि वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है उसके साथ में अगर हम यहाँ देखें तो जैसे अगर हम कहें तो एम्फीबियन की बात करते हैं तो एम्फीबियन में हमारे पास बहुत ज़्यादा डीएनए है, वो डीएनए जो है वो मनुष्यों के अतिरिक्त बहुत अलग है। तो इस तरीके की चीज़ें जब होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज विरोधाभास और सी वैल्यू पैराडॉक्स, और वो सी वैल्यू पैराडॉक्स जो है वो रिफ्लेक्ट होता है कई जगह। नेक्स्ट क्लास में जब आप या हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपको सी वैल्यू पैराडॉक्स निश्चित रूप से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मूल बात जो है कि इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की, अर्थात जो हाईली डेवलप्ड है और ऐसा माना जाता है कि जो हाईली डेवलप्ड है उसके अंदर ज़्यादा होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। अमाउंट ऑफ डीएनए ज़्यादा पाया जाना चाहिए परंतु ऐसा नहीं होता, उनमें अपेक्षाकृत कम होता है। ये कुछ किताबों के नाम हैं जो कि मैं कंसल्ट करता हूँ और आप भी इनको कंसल्ट करें। जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है वो वर्मा अग्रवाल पढ़ सकते हैं, कुछ एडवांस पढ़ना चाहें तो डी रॉबर्टिस करके एक किताब है, दैट इज़ वेरी गुड बुक, जिसको कि बहुत सुंदर किताब है, बहुत अच्छी है। दूसरा उससे ज़्यादा पढ़ना चाहें तो बुकर की किताब है एक जेनेटिक्स की, और पीके गुप्ता की है जेनेटिक्स की किताब, उसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषियों के लिए जो है एक वीरबाला रस्तोगी की किताब आती है, दैट इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ बुक, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न है तो मुझे सुनील जॉल जी udaipur@gmail.com पे कर सकते हैं, बिकॉज कि इस काल में जब हम सामने बात नहीं कर सकते तो हमारे पास बात करने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, या तो हम लिख के आपस में पत्र व्यवहार करें, और आज की तारीख में पत्र व्यवहार करने का तरीका भी जो है वो ईमेल हो गया। पुराने समय में चिट्ठियाँ नहीं लिख पाते, पुराने समय में जैसे हम कागज़ पेन से चिट्ठी लिखते थे वैसे नहीं लिख पाए, और ये कंपैरेटिवली फास्टर भी है, ईजी भी है। तो जिसको भी कोई शंका हो वो इस पर बात करें मुझसे, मैं निश्चित रूप से आपके सवालों के जवाब दूंगा। धन्यवाद।